अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से दो जजेस के इख्तिलाफी नोट के बाद बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या तफसीली फ़ैसला आने से पहले इन दो जजेस ने इख्तिलाफी नोट में जो सवालात उठाए हैं क्या वो ठीक हैं या नहीं हैं। तो मरियम नवाज़ सुप्रीम कोर्ट की सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। मरियम नवाज़, तमाम लोगों ने इसके ऊपर व्लॉग्स भी किए, बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर सवालात भी उठाए जा रहे हैं, वकला की जानिब से भी सवालात उठाए जा रहे हैं, पीटीआई की जानिब से भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये जो दो जजेस का इख्तिलाफी नोट है 5 का जो फैसला था 5-8 का, उस फैसले पर असरअंदाज होने के लिए ये इस तरह का इख्तिलाफी नोट लिखा गया। तो क्या इस फैसले में लिखा गया? देखिए, पहली बात तो ये कि ये कहना कि ये जो अक़लियती नोट है या इख्तिलाफी नोट है ये अक्सरियती फ़ैसले पर असरअंदाज होने के लिए लिखा गया, ये दुरुस्त नहीं है। आया करते हैं अक्सरियती नोट, इससे भी सख्त हुआ करते हैं, उससे अक्सरियत की राय को अक़लियत की राय से अक्सरियत की राय को फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 2, नोट के अंदर बहुत सी ऐसी, पहले तो उन्होंने 16 वजूहात दी कि वो क्यों जो अक्सरियती राय है उससे इख्तलाफ करें, लेकिन इस तमाम तर उन वजूहात के अलावा अगर हम देखें तो इस फैसले के बिल्कुल ही आगाज़ में इन दोनों जजेस को, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को, पहला एतराज़ ये है कि अभी तक मेजॉरिटी जजमेंट क्यों नहीं आई। आपका ये जो इख्तलाफ है ये बिल्कुल बजा है, लेकिन इसको लिखते हुए आपने नज़रसानी का ज़िक्र क्यों कर दिया। कभी कभी अब लग रहा है इस तरह का कि अदालत के अंदर से कुछ ऐसी मूव्स हो रही हैं जिनको आप डेस्परेट मूव्स कह सकते हैं, जिनकी वजह से फ्यूचर में कोई मसाइल बन सकते हैं, क्योंकि एक अजीब किस्म की, भले इख्तलाफी नोट ही हो, उसकी अपनी अहमियत होती है, वो जज की अपनी दानिश में, उसकी अपनी राय में उसका एक फ़ैसला होता है, ठीक है, उसके साथ मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन जज उसको एक फ़ैसले की तरह लिखता है। तो आप अपने हतमी फ़ैसले के अंदर इतने फ़िक्रमंद क्यों हैं, इतने मुतफ़िक्र क्यों हैं लेकर एक नज़रसानी को। नंबर 1 तो ये। फिर सेकेंडली, उस फैसले के अंदर वो जो 16 वजूहात दी गई है जिसमें वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात नहीं थी हमारे सामने, फरीक नहीं थी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 80 कैंडिडेट्स थे, हमने उनमें से किसी को भी नहीं सुना किसकी क्या राय है, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में क्यों शामिल हो गए। फिर वो ये कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होना उनका आज़ादाना फैसला था। फिर वो ये कहते हैं कि ये जो जजेस हैं इन्होंने ना सिर्फ आर्टिकल 185 बल्कि आर्टिकल 175, उसके अलावा आइन के वो सारे आर्टिकल्स जो कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और सुप्रीम कोर्ट के जो कवानीन वगैरह बने हुए हैं उनके साथ लिंक करते हैं, उन सबकी खिलाफ वर्जी की। फिर वो ये कहते हैं कि फ्रीकैन के हक़ के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो भी उसके क़वाइद ज़वाबित में लिखा था उसकी भी खिलाफ वर्जी हुई। तो इस सारे अमल के अंदर वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे जो जज साहिबान हैं इन्होंने आइन को रीराइट करने की कोशिश की, जो मामला उनके सामने नहीं था, जो शिक्के उनके सामने, जो मामलात, जो पार्टी उनके सामने नहीं थी उसको उन्होंने रिलीफ दे दिया। उसके अलावा अब ये कहना एक स्टेप आगे जाके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों इन जो 8 जज साहिबान हैं उन्होंने सीटें देने की बात कर दी है, वो तो थे ही नहीं 39 और 41, तो क्या कोई भी कैंडिडेट जो है वो उसको नहीं मिलना चाहिए, बल्कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है और जो इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन है वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। ये दोनों जज साहिबान कह रहे हैं उन वजूहात के अंदर। ये सब कुछ कह देना यहाँ तक भी ठीक था, आप अपना इख्तलाफ किसी भी हद तक किसी भी तरह के अल्फाज में कर सकते हैं, लेकिन उस सब के बाद आप 3 सत्रों के अंदर ऑर्डर के एक पैराग्राफ में एक तो ये लिख रहे हैं कि ये जो 80 अरकान हैं ये अब सादिक और अमीन नहीं रहेंगे क्योंकि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली, यानी आप आर्टिकल 62-63 का हवाला दे रहे हो। और उसके बाद एक स्टेप भी आगे, जो शायद इस ऑर्डर के ऊपर तनकीद करने की सबसे बड़ी वजह है इस अक़लियती नोट के ऊपर, वो ये है कि वो 3 सत्रों के अंदर ये लिखते हैं कि एक आइनी इदारा दूसरे आइनी इदारे के वो अहकामात मानने का पाबंद नहीं है, उन पर अमल करने का पाबंद नहीं है जो गैर आइनी हो, जो आइन से की शिकूक से मुताबिकत ना रखते हो। आप इस किस्म का रास्ता कैसे दे सकते हो हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को एक ऐसे वक्त पर जब आपको मालूम है कि अदलिया के अंदर डिवाइड की बात भी हो रही है, अदालती अहकामात के ऊपर अमल दरामद ना करने का मामला भी चल रहा है मुल्क के अंदर, मुल्क में ऑलरेडी एक अनार्की की सी सिचुएशन का ख़तरा पड़ा हुआ है, और आप एक मज़ीद रास्ता दिखा रहे हो कि अगर अवाम की बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ एक अदालत यहाँ पर मौजूद है तो वो भी कोई ऐसा ऑर्डर ना करे कि जिस पर अमल दरामद इदारों को करने का दिल ना चाहे उनका, क्योंकि आपकी किसी राय से मुखालफत है तो आप उस राय से मुखालफत ज़रूर रखें। हो सकता है मैं आपसे बहुत सारी बातों पर मुखालफत करती हूँ, लेकिन मैं किसी बंदे को जाकर दुनिया में ये नहीं कहूँगी कि इस बंदे की कोई भी बात ना सुनो। मैं आपको डिस्क्रेडिट क्यों करूँगी, नोइंग कि आप मेरे एक साथी हैं, हमारा अच्छे बुरे जो भी ताल्लुकात हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको डिस्क्रेडिट क्यों करूँगी ये जानते हुए कि नहीं उस बंदे की अपनी भी कोई जगह है। तो यही हाल अदालत का हो रहा है। आप एक अदालत को देखें, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, आइनी अदालत है, आइन और कानून की पासदारी इन जजेस के हल्फ में शामिल है, फिर आइन का तहफ़्फ़ुज़ इन जजेस के हल्फ में शामिल है। आर्टिकल 190 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुआवनत करने के तमाम तर एग्जेक्टिव
के वो इदारे पाबंद हैं, आईनी इदारे, ना सिर्फ मुआवनत बल्कि उसके फैसलों पर अमल दरामद के पाबंद है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि 8 जजेस की राय पर अगर उनको लगता है कि वो उसमें कुछ आइन से तसादुम है तो वो ना उस पर अमल करें। फिर उसके बाद इन दोनों जजेस का जो पूरा इख्तलाफी नोट है, आपको पता है इख्तलाफी नोट आया करते हैं, हमारे दोस्त बहुत से अहबाब इस बात पे करें कि शायद हमें कोई या बहुत से लोगों को इन दोनों जजेस पर एतराज़ है, हम इसलिए करें कि वो कोई अलग राय रखते हैं और कुछ लोग भंगड़े डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक बहुत ही मेन चीज़ है फोकस करने वाली, वो ये है कि इन दोनों जजेस के उस इख्तलाफी नोट के अंदर जो 29 सफ़हात पर मुश्तमिल है, तमाम तर लैंग्वेज बड़ी एग्रेसिव है। आपने करना है इख्तलाफ, आप ज़रूर कीजिए। आपको राय अक्सरियत की नहीं पसंद आई, आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि वही मखसूस नशिस्तें उन सारी जमातों को जो कि इस वक्त हुकूमत में है उनके तनासुब से ज़्यादा मिलनी चाहिए, ये आपकी राय है। तो फिर आप अपनी इस राय को भी कहीं पर डिफेंड कीजिए, ना कि आप सारे का सारा गुस्सा उन 8 जजेस और उनकी जजमेंट पे निकालें। फिर सेकेंडली जहाँ से बात ये आती है, जो एक पर्टिनेंट सवाल इस केस के अंदर था कि अगर ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं देनी तो बाकी सियासी जमातों को कैसे देनी है। इस बात के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस एक्सप्लेनेशन पर ये दोनों जज साहिबान सिर्फ इतना लिखते हैं, सिर्फ इतना दर्ज कर रहे हैं कि क्योंकि जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उसमें जो फार्मूला इलेक्शन कमीशन के सामने जिसके तहत कि वो मखसूस नशिस्तें बांटता है वो हमारे सामने चैलेंज नहीं है, तो फिर हम नहीं इस बात के ऊपर कमेंट करें और उल्टा जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है बाकी सियासी जमातों को ये मखसूस नशिस्तें बांटने का, वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप मुझे बताएं, किसी भी अक्ल समझ रखने वाले इंसान को ये बात एब्जॉर्ब होगी कि 2 जजेस बाकी सारी चीज़ों के ऊपर इतनी लंबी लंबी एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं। जो सबसे पर्टिनेंट पॉइंट था, जो आपने लिखना था कि आप किस फार्मूले के तहत, किस रूल के तहत ये समझते हो कि अगर मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ना मिलें, तो फिर वो बाकी सियासी जमातों को कैसे मिलें? क्या वो खाली नहीं रखी जा सकती? ऐवान खाली रहने से क्या हो जाएगा? पिछले 2 सालों में भी हमने देखा रहा। आपकी ये राय क्लियर क्यों नहीं आई और आपका सारे का सारा जो नोट था उसका फोकस उन 8 जजेस की जजमेंट को डिस्क्रेडिट करने पर क्यों रहा, वो भी एक शॉर्ट जजमेंट को? अभी डिटेल जजमेंट आनी है। आपको नहीं मालूम उन्होंने 185 के दायरे इख्तियार को किस तरीके से इस्तेमाल किया है, आपको नहीं मालूम कि उन्होंने इन जजेस की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें देने के पीछे सोच है वो क्या है। आप खुद ही कह रहे हैं कि पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस की एक नई टर्म को मुतारिफ करा दिया गया है। आपको उनकी लिखे गए फैसले के अंदर अल्फाज से भी इख्तलाफ है, क्योंकि आप ये समझते हैं कि पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस की कोई भी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक मुल्क की वाहिद वो आईनी अदालत है जिसके पास ना सिर्फ जो एक तो केसेस आते हैं और उनको सुनने का इख्तियार तो है ही, लेकिन मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार भी है, बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुमोटो लेने का इख्तियार भी है। फिर आपके पास इख्तियार है बतौर मुल्क की आला आईनी अदालत कि आप आवाम के हकूक़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी फ़ैसला जारी कर सकते हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर इस किस्म के एतराज़ करना और ये कहना कि इलेक्शन से पहले का जो मामला था हम उससे एक स्टेप आगे नहीं चल सकते, वो सब कुछ वहीं पे पास्ट एंड क्लोज हो गया, वो उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया हमने, अब हम उससे आगे चल रहे हैं, हम इलेक्शन के बाद के मामला देख रहे हैं और उसमें हम नहीं रिजर्व सीट्स दे सकते पीटीआई को। मुझे लगता है कि दुरुस्त नहीं है। मेरी बहुत ही नाकिस राय में, आपने मुझे पता नहीं क्यों सीनियर जर्नलिस्ट कह दिया था, मैं काफ़ी जूनियर हूँ, लेकिन मेरी राय मुझे लगता है कि इस हद तक यही है। उन दोनों जजेस को मुकम्मल हक हासिल है, वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, लेकिन उनके अल्फाज का चुनाव और उनका जो फोकस था वो दुरुस्त सिमत में नहीं था मेरा। अच्छा मरियम, आपको सीनियर कहने का मकसद ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, लेकिन जो काम करता है वही सीनियर होता है, मेरी सोच तो यही है। तो आप काम करती हैं तो इसलिए मैंने सीनियर किया आपको, ठीक है। तो यकीनन जिस तरह ये पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का मामला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने के पास भी डेट ख़त्म होने वाली है और उस पर अमल दरामद करना है। अब तक क्या सूरत हाल है और आगे क्या कुछ होने जा रहा है, क्या समझती हैं? ये आखिरी सवाल है। देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास जो मुय्यना मुद्दत थी, जो इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के फैसले के बाद दी गई थी, रफली आज उसका लास्ट है। आज इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद रिपोर्ट जमा करानी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ना तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन 39 कैंडिडेट्स के हिसाब से भी कोई रिजर्व सीट दी है, ना ही वो किसी ऐसे इरादे में लगते हैं। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के एटीट्यूड के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई नोटिस इस मरतबा नहीं लेती, देखिए इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, तो तौहीन अदालत की कार्रवाई किसके खिलाफ की जाएगी? चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, 4 मेंबरान के खिलाफ नहीं कर सकते। एक आईनी इदारा है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो मिसकंडक्ट की बनती है। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करता, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लियरली वक्त दिया, उन्हें क्लियरली ये इंडिकेशन दिया, आपको जो बात समझ ना आए आप सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त डाल सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी लेकर आए। हमने देखा उस दरख्वास्त का कोई ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे से नहीं था, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट से बल्ले के निशान वाले पे क्लैरिटी चाह रहे थे कि हमारे पास तो पीटीआई जो है वो बतौर पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप हमें बता
दीजिए कि हम उनके कैंडिडेट्स को कैसे कंफर्मेशन करें। तो भाई इसका ताल्लुक तो बल्ले के इंतखाबी निशान के फैसले से, आप 8 जजेस से क्या पूछ रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन के उस जो वजाहती एक दरख्वास्त आई थी उसको भी अभी तक नहीं सुना गया, और फिर इलेक्शन कमीशन अभी तक तो मुझे ये लगता है कि उसी वजाहती दरख्वास्त को बहाना बनाकर ये कहेगा कि क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं थी इस वजह से हमने पीटीआई को नशिस्तें नहीं दी। लेकिन इलेक्शन कमीशन को उन 39 कैंडिडेट्स की हद तक, जिनको वो ऑलरेडी पीटीआई का डिक्लेयर कर चुके हैं, उनकी हद तक रिजर्व सीट्स पीटीआई को अब तक दे देना थी, सूबों में भी और जो विफाक में भी, और उन्होंने नहीं दी। अब इससे होगा क्या? आप देखें, मुल्क में ऑलरेडी एक बहुत बुरे सी किस्म की डिवाइड की सूरत हाल चल रही है। हमने पिछले 1 साल में देखा इलेक्शन कमीशन को जो ऑर्डर्स नहीं पसंद आते वो उन पर अमल नहीं करता, और फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई एक्शन भी नहीं लेती। जस्टिस बंदयाल के दौर में हमने देखा उन्होंने इलेक्शंस नहीं कराए थे पंजाब में। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब उनके सामने एक जाता हुआ चीफ नहीं है, उनके सामने एक आता हुआ चीफ है, और वो स्ट्रांग भी हैं क्योंकि उन्होंने 3 साल तक तो रहना है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, हर कार्ड खेला जा रहा है, किसी तरह से रोका जाए, किसी तरह से ये तैनाती को थोड़ा डिले कर दिया जाए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत को इस वक्त का सुप्रीम कोर्ट का सेटअप बड़ा ही भा रहा है। उनको बहुत ही ज़्यादा कॉर्डियल रिलेशंस जो जिसमें वो चल रहे हैं वो उनके लिए एक विन विन पोजीशन है, तो वो नहीं चाह रहे उसको लूज़ करना। लेकिन सब कुछ उनकी मंशा के मुताबिक तो हो नहीं सकता। तो अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है, और अगर इलेक्शन कमीशन नहीं अमल करता तो मेरी बहुत ही नाकिस राय में अगेन इस दफ़ा मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन को कोई वे आउट दिया जाएगा। और जो डिटेल जजमेंट अब आने वाला है उस जजमेंट के अंदर भी इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ी ही सैर हासिल किस्म के जो इलेक्शन कमीशन की सरजनिश है वो उसमें पाई जाएगी, क्योंकि इन जजेस ने जब पिक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस का वर्ड लिख दिया तो उसका मतलब है कि वो इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के बाद की पूरी सूरत हाल को देख रहे हैं और उसी के मुताबिक वो ऑर्डर भी जारी करेंगे। तो मुझे आइंदा आने वाले हालात कुछ इतने अच्छे दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि एक तरफ हुकूमत अड़ी हुई है, वो कानून साजी भी कर रही है, वो सब कुछ कर रही है, और दूसरी तरफ हमारी अदलिया अड़ी हुई है और वो भी एक स्टेप। अब अदलिया का तो मुझे समझ नहीं आई कि वो एक स्टेप पीछे कैसे हट सकते हैं, उन्होंने तो ऑर्डर्स ही देने हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से या जो हमारे इदारों की जानिब से मूव्स हैं, अगेन वो डेस्परेट मूव्स हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया और वो बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि मुल्क हमारा इन द एंड ऑफ द डे, आपके मेरे लिए तो ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि कुछ बेहतरी नहीं जा रही, किसी भी तरफ बुरा ही हो रहा है सब। लेकिन अदलिया का खड़े हो जाना, अपने ऑर्डर्स पर अमल दरामद कराना एक पॉजिटिव मूव है जो माजी में हमने नहीं देखी कभी हुई। तो जो भी लोग इसके नाकदीन हैं उनको मुझे लगता है सब कुछ भुला के कम अज़ कम ये तो देखना चाहिए कि अदलिया आज अपने ऑर्डर्स के ऊपर अमल दरामद कराने की कोशिश भी करी है और आज़ाद भी है, किसी भी तरह के दबाव में भी नहीं आ रही। तो ये एक पॉजिटिव इस सारे मामले में एक स्टेप है। उसके अलावा मुझे लगता है कि अगर इलेक्शन कमीशन नहीं अमल करेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे तो उनको म्यूज़िक भी फेस करना ही पड़ेगा इस वक्त। चलें, थैंक यू। मरियम हमारे साथ मौजूद थी, और जिस तरह मरियम ने जिक्र किया, माजी का हवाला भी दिया, खासतौर पर पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के अलावा जब पंजाब इंतखाबात का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के दौर पर, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज आए, 8 फरवरी के इंतखाबात का उन्होंने हुक्म दिया, और फिर 8 फरवरी के इंतखाबात ज़रूर करवाए, लेकिन उन इंतखाबात पर सवालात भी उठाए गए। और अब पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो 8-5 का फैसला था उस पर अमल दरामद और पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से तफसीलात आज आखिरी दिन है सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने की, लेकिन ताहाल ऐसा कुछ जमा नहीं कराया गया और अब तक पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर भी इख्तिलाफात नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर पर आने और जाने वाले चीफ जस्टिस के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर पर इस फैसले के बाद। और फिर 2 जजेस का जो इख्तिलाफी नोट है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का फैसला, एक तासुर ये दिया जा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की इमा पर इन दोनों जजेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो है वो इख्तिलाफी नोट है वो जारी हुआ। तो अब देखते हैं कि हुकूमत कानून साजी करने जा रही है, इस पर क्या कुछ होता है, पीटीआई को इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें देता है या नहीं, और फिर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या कुछ आगे करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।